सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को राजुल और रजो मौसी का नमस्कार। नमस्कार मौसी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। देखो आज पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है और छुट्टी है और छुट्टी के दिन हम आए हैं अपने श्रोताओं से जुड़ने के लिए, इस खुशी को साझा करने के लिए, है ना? बिल्कुल। तो भाई पूरे तैयार होकर तुमने थोड़ा सा सादा सा कपड़ा पहना था, ध्यान नहीं रहा होगा, जल्दी आना था सुबह, है ना? ये बात तो हो जाती है ना कि जल्दबाजी में कई बार हम अपने कपड़ों के बारे में या कैसे हम दिख रहे हैं इस सब बारे में तो हम भूल जाते हैं। लेकिन यही जल्दबाजी जब अगर काम के बीच में मोबाइल आ जाता है ना, फोन से बचता है तो फिर तुरंत हमारा ध्यान जाता है, तब सारी जल्दबाजी धरी रह जाती है। तो भाई काम के बीच में फोन की ये जो टोन है ना, वो व्यवधान ना बने। मतलब कई बार तो सुरीली लगती है और कई बार बड़ी बेसुरी लगती है। बिल्कुल। और फिर मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जो विश्व दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में भी बातचीत होगी। और आज तो कथा सुधा का दिन है। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि वो इंतजार करेंगे और जो कहानी आज चुनी गई है उसकी भी खास वजह है, क्योंकि उसमें क्या बूढ़ी काकी कहानी है और इसमें जिक्र होगा गांधी जी और उस तरह की बातें होंगी, इसलिए आज वो कहानी जो है कथा सुधा में लिया गया है। तो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी का पहला भाग सुन चुके होंगे हमारे श्रोता, लेकिन वो वही है ना कि बुआ के साथ सुनते सुनते अब मौसी के साथ जब सुनने की बारी आती है तो ये कहा जाता है ना कि हर चीज का जो स्वाद है, जो से मतलब उसका जो उसकी लज्जत है या उसका जो फ्लेवर है वो हर तरह की संगत में अलग अलग हो जाता है। तो मौसी आज आपके साथ सुनते हैं बूढ़ी काकी का पहला भाग। बिल्कुल, जैसे हमने कहा था ना कि इस त्योहार में महात्मा गांधी, जो बकरीद का त्योहार है, तो इस त्योहार में महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को दर्शाया गया है, जो उन्होंने लिखा है हमारे श्रोता ने कि इस कहानी को उन्होंने सुना था कभी। बहरहाल तो शुरू करने से पहले गीत तो सुनवाई दे। हाँ, सुन लेते हैं, लेकिन बकरीद की शुभकामनाएं तो दे दे भाई। बहुत बहुत मुबारक हो ये त्योहार। और बकरीद को तो ईद अल अजहा भी कहते हैं। बकरीद का त्योहार जो है वो 12वें महीने में इस्लामिक कैलेंडर के जुल हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है और प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है ये त्योहार। बिल्कुल। और इस दिन को त्याग और कुर्बानी के तौर पर भी याद किया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हर साल आखिरी माह जो है वो ज़ू अल हज्जा की 10वीं तारीख को बकरीद जो है वो मनाया जाता है और आज है। बिल्कुल, ये पर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हुई थी। तो अब एक गीत हम सुन लें। जाने मन एक नजर देख ले, तेरे सदके इधर देख ले, देख ले तेरे सदके इधर देख ले, तेरे सदके इधर देख ले, जाने मन एक नजर देख ले, तेरे सदके इधर देख ले। ये बहारें ये चमन सब खुशी से है मगन,
मौसी, जब त्योहार की बात होती है ना तो बस मुंह में पानी भरकर हम उन व्यंजनों की बात भी सोचने लगते हैं जो आज घरों में बनते हैं। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनने का दिन है और साथ ही साथ भाई नए नए कपड़ों में सजे धजे लोग, खूब सजने संवरने का भी दिन है, क्योंकि त्योहार तो यही सब लेकर आता ही आता है। और फिर साथ ही साथ साफ सुथरे घर, महकते हुए खुशबुएं उड़ रही हैं चारों ओर, और एक दूसरे को बधाइयाँ, मिठाइयाँ, ये सब बांटने का दिन है भाई आज तो। बिल्कुल। और लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, लोगों से गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। हमारी श्रोता भी लिखती हैं कि इस दिन को त्याग और कुर्बानी के तौर पर याद किया जाता है, और काफ़ी लंबा सा मैसेज है ये। और एक और भी संदेश उन्होंने भेजा है कि 17 जून को दुनिया, अच्छा, इन्होंने मरुस्थली पर भी हमें संदेश भेजा। मतलब एक श्रोता हमारे सारे विषयों पे हमें जो है वो संदेश भेजते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमसे, बिल्कुल जब जैसे ही उन्हें ये खबर मिलती है कि भाई आज क्या क्या विषय होने वाले हैं सखी सहेली में, तो इस तरह से सब तैयार, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सारे सखा और सखियां सब तैयार हो जाते हैं। वैसे जब ये बात होती है ना कि त्योहारों, जैसे आज का जो ये त्योहार है, आज जैसे निर्जला एकादशी भी है और उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। ये भी बड़ा खास दिन होता है। जब आज है या कल है? आज कुछ हमारे श्रोताओं ने आज के बारे में कहा है, अच्छा, निर्जला एकादशी के लिए, और उसकी भी शुभकामनाएं दी हैं। तो जब ये त्योहार होते हैं, ये जिंदगी में रास रंग तो घोलते ही घोलते हैं, और साथ ही साथ ना कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। अब देखिए ना, जैसे हर त्योहार हमें लोगों से जुड़ने का, मिलजुल कर रहने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का, और किसी सकारात्मक दिशा में बढ़ने का संदेश देता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। त्योहार के पीछे जो भी त्योहार हम मनाते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, समाज में सौहार्द, प्रेम, इस तरह की भावनाओं को रखने का, लोगों से मिलने जुलने का, हंसी खुशी का दिन होता है ना? और आज जो खास दिन है, आज खास दिन है ना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जो विश्व दिवस हम मना रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। देखो, हम अगर अपने पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे, अपने आसपास, भाई जिससे हमें जीवन दान मिलता है, जिससे हम जी सकते हैं, जो हवा है, जो मिट्टी है, जिससे हमें अनाज मिलता है, खेती होती है, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे या उनके लिए जागरूक नहीं होंगे, तो फिर एक न एक दिन तो वैसे भी देखो ना, पुरानी फिल्मों में कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें सूखा का जिक्र है, मतलब, है ना, और वो देख के लगता है कि कितना बुरा वक्त रहा होगा उस वक्त जो लोग रहे होंगे। सूखे से आज भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, बिल्कुल, और इतनी बुरी तरह जूझ रहे हैं कि खाने को नहीं है। और बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां पर भूखमरी की हालत में बच्चों को देखना बड़ा ही दिल को द्रवित करने वाला वो दृश्य होता है। सूखा असल में बरसात का समय पर ना होना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है कि एक लंबे अंतराल तक बारिश की बूंदों से बिल्कुल वंचित रह जाती है धरती, तो वो सूखा हो जाता है। ये 17 जून को यही दिन मनाया जाता है, और सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इस दिन की घोषणा की थी। तो सोचिए ना मौसी कि कब से इस दिन के बारे में जागरूकता है, किया जा रहा है, बिल्कुल, और ताकि जो क्षतिग्रस्त भूमि है उसका पुनर्वास हो और मिट्टी के मरुस्थलीकरण की रोकथाम हो, लोग जागरूक बने इस बारे में, और जब हर एक समाधान ढूंढे जाएं, ऐसी बातें की जाएं जिनसे दुनिया भर के अधिकांश देशों और जो उनके व्यक्ति नागरिक हैं वो सब इसको अच्छी तरह से इनका पालन कर सकें, इन्हें लागू किया जा सके, तो यही एक खास दिन है। तो मौसी, इस बारे में और बात करेंगे, एक गाना सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल। धरती हंसती रे, छलके मस्ती रे, धरती हंसती रे, आहा, छलके मस्ती रे, रंग हंसे, रूप हंसे, कली कली पे धूप हंसे, हर बार मैं भी हंसती रे, आहा, धरती हंसती रे, आहा, छलके मस्ती रे, रंग हंसे, रूप हंसे, कली कली पे धूप हंसे, हर बार मैं भी हंसती रे, आहा।
तो मौसी, ऐसी हस्ती गाती धरती हमें सौंपी है कुदरत ने, और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ही अपने जो काम होते हैं ना, वो ही उन प्राकृतिक चीजों को बिगाड़ देते हैं, उसमें व्यवधान। हाँ, तो इस बात को सोचना चाहिए और इस बारे में प्रयास भी करना चाहिए, और उसी प्रयासों को ढूंढने का कि क्या क्या एक व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या किया जा सकता है, सामाजिक तौर पर क्या क्या किया जा सकता है, और देश के तौर पर क्या क्या किया जा सकता है। ये दिन विशेष होता है ना भाई। आपने बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी बातें बताई। ये भी है कि भाई दुनिया भर में कहते हैं 40% तक भूमि क्षेत्र जो है वो क्षरित माना जाता है, और हर सेकेंड 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर स्वस्थ भूमि क्षरित होती है। यानी कि हर साल कुल 100 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो बंजर बन जाती है। ये कितनी मतलब आश्चर्यजनक न कहें, कितनी दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। और स्वस्थ भूमि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ मिट्टी से हमें हमारे भोजन का लगभग 95% मिलता है। कपड़े और आश्रय के अलावा नौकरी और आजीविका भी स्वस्थ मिट्टी पर निर्भर करती है, और स्वस्थ मिट्टी सूखे, बाढ़ और जंगल की आग से हमें हमारी रक्षा भी करती है। जलवायु और जैव विविधता संकट से निपटने के लिए भी मिट्टी की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। तो अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी ना, तो सोचिए ना, फिर कुछ भी नहीं होगा, ना फसलें होंगी, ना ये जो तरह तरह के जीव जंतु हमारे आसपास हैं वो दिखेंगे। तो जो मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जा रही है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे सूखे वनों की कटाई, या जो कृषि है, हम खेती करते हैं उसके अनुचित तरीके से उसको करना, ये सब, इन सब कारणों से जो है वो भूमि मरुस्थल में बन जाती है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने से भी जो खेती योग्य जमीन है उसको नुकसान होता है। कम वर्षा होती है तो सूखा पड़ता है, और इसकी वजह से भी भूमि की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। तो ये पूरा चक्र जो है एक चलता रहता है और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, और स्थिति विकट है, इसलिए मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का फायदा मिल सके। और इस वर्ष के मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस की थीम, देखो हर वर्ष एक थीम बिल्कुल बनाई जाती है। इस वर्ष का जो थीम है वो है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को बिल्कुल ईमानदारी से निभाएं। होता क्या है ना कि एक दिन जब होता है, कई बार हमारे श्रोता भी इसका जिक्र करते हैं कि एक दिन होता है तो हम इसका खूब बातें कर लेते हैं, इस पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और फिर शायद हम भूल जाते हैं जिंदगी की आपाधापी में। तो भाई ये ना करते हुए इस दिन को रोज याद रखना चाहिए, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं, वो मतलब कितनी जरूरी चीजें हैं, पानी, ये सब कुछ भूमि पर, जो भूमि की गुणवत्ता है उस पर निर्भर करता है। तो इसका ध्यान रखें। बिल्कुल, और देखो ना, मिट्टी के कटाव, जल भराव और लवणीकरण के कारण भी भारत खतरनाक दर से कृषि, हमारा जो देश है वो कृषि योग्य भूमि खो रहा है। और मौसी कितनी अजीब बात है कि भाई कृषि प्रधान देश है हमारा, बिल्कुल इतनी सारी जमीन जो है कृषि योग्य नहीं रही है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और इसके लिए जागरूक जितना जल्दी हम सब हो जाएं वही अच्छा होगा। एक हमारी श्रोता ने ये भी लिखकर भेजा है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये दिन क्षतिग्रस्त भूमि के पुनर्वास के साथ साथ मिट्टी के मरुस्थलीकरण की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसे बढ़ाने के लिए समर्पित है। दुनिया भर के लोगों को इस दिन को मनाने के लिए विषय पर विशेषज्ञों द्वारा आयोजित आभासी गतिविधियों, वेबिनार और प्रस्तुतियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ये दिन मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए व्यवहारिक समाधान विकसित करने का भी प्रयास करता है, जिसे दुनिया भर के अधिकांश देशों और व्यक्तियों द्वारा लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। और जानती है मौसी, इस बीच में एक बड़ा ही सुंदर सा मैसेज आया है जो कि विषय से थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन उसमें जो बात है ना वो अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं उसमें छुपा हुआ संदेश है। कर कर के इंतजार हम श्रोताओं ने मुश्किल से ये 2 दिन गुजारे हैं, मनोरंजक ज्ञानवर्धक विषयों की आज फिर वही ठंडी ठंडी बौछारें हैं। तो ठंडी ठंडी बौछारें आए और मिट्टी जो है वो एक बार फिर वैसे ही सोंधी सोंधी महक से महक उठे और चारों ओर वो खुशबू फैल जाए, खेतों में हरियाली आ जाए और कुछ ऐसा हो कि जो मिट्टी का क्षरण है वो
हम रोक पाए, हम उसको किसी तरह से फिर से वैसे ही उपजाऊ बना पाए। और हम एक गीत सुन ले। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। वफा तो अब तो तुम आजमाना छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बनाना छोड़ो, मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। तो मौसी, आज आपके साथ मैं हूँ ना, तो हमारे बहुत सारे जो सखा और सखियां हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई ये याद है ना आपको कि आप किसके साथ हैं, आप मौसी के साथ हैं आज। तो हमने कहा हाँ भाई ये तो याद ही है। वैसे मौसी और बुआ दोनों ही खासम खास होती हैं, ये भी उन्होंने बताया है। तो भाई मौसी के साथ होना भी एक अच्छी सी बात है, नहीं? बिल्कुल। और अगर गलती से बुआ जी कह भी दिया तो कौन सा आंधी तूफान आ गया, है ना। मौसी कहो, बुआ कहो, सब में प्रेम है, सब में आदर है, सब में क्या बोलूं। तो इसलिए बहुत ये उसके लिए हमारे श्रोता भी ना परेशान हो, और मैं तो कतई परेशान नहीं होती हूँ, है ना।
अब जो है वो हम काम कर रहे हैं, लेकिन देखो इस वक्त भी मोबाइल पर ही अपने श्रोताओं का संदेश देख रहे हैं और ये व्यवधान नहीं है क्योंकि ये हमारा काम है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लेकिन मौसी एक बात जो मरुस्थलीकरण के बारे में हमारे एक साथी ने लिखा है कि निपटने के लिए नरेगा योजना में पेड़ पौधे लगाने अनिवार्य कर दे सरकार तो ये बहुत कारगर हो जाएगा और बदलते जलवायु परिवर्तन को भी कुछ हद तक निजात मिलेगी। तो भाई सरकार का इंतजार करने के बजाय हम खुद ये प्रयास कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम एक एक पौधा लगाएं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टालने से अच्छा है कि हम खुद प्रयास करें और पेड़ पौधे लगाएं। ऐसा ही कुछ लिखा है ना हमारे एक श्रोता ने कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस ये स्पष्ट करता है कि समस्या विश्व स्तर तक फैल चुकी है। सूखा तो एक आम बात है, पूरा काल से ही पड़ता रहा है, किंतु भूखंडों का मरुस्थल हो जाना गंभीर है। सारा विश्व ही सहारा मरुस्थल में न तब्दील हो जाए, इस हेतु प्रयास अपेक्षित है। विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कहीं इसमें ये हेतु तो नहीं, या फिर इनके मूल में भी ग्लोबल वार्मिंग ही है। जो भी हो, प्रयास का वैश्विक दिवस आवश्यक है, जरूरी है। वो तो है। ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है ये तो मतलब सोचने वाली बात है। और मौसी एक गाना सुन ले। सुनवा दो ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। हेलो 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 मिजाज तो हुजूर के हैं अच्छे। रॉन्ग नंबर हेलो 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 रॉन्ग नंबर टेलीफोन बंद करो सुनना हुजूर के बच्चे। हेलो 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 देखिए जी मेहरबान गर्मी न खाइए, राइट नंबर क्या है बताइए। 0000000 सुन लिया जाइए, मुंह धो के आइए। हेलो 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 वो ऐसे नहीं जाने वाले, ऐसे नहीं जाने वाले धुन के हैं पक्के। हेलो 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 नंबर ना सही घर का पता दो, और मिलोगे कहाँ पर इतना बता दो। मिलना जरूर है तो पता सुन लीजिए, पहले जाइए दाएं फिर जाइए बाएं, बाएं जाके दाएं जाइए, दाएं जाके बाएं जाइए, सीधे जाइए टेढ़े जाइए, आगे जाइए पीछे जाइए, बंगले का नाम है जहन्नुम। आइए तशरीफ लाइए। हेलो 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 और जरा ऊंचा बोलिए जी, जरा ऊंचा बोलिए, कुछ नहीं पड़ा मेरे पल्ले। हेलो 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 देख के तो हम तुम्हें समझे थे किसको, निकले कमाल के मगर तुम चिपको। इश्क कहाँ का डर के जो खिसके, बात वो ही बात है। मौसी ये हेलो हेलो हमने करके बता दिया है कि हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस समय एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जुड़ते हैं अपने श्रोताओं से।
छोटा सा ब्रेक हो गया पूरा और मौसी और राजू लौट आए हैं फिर से कार्यक्रम सखी सहेली में। तो मौसी अब इंतजार की घड़ियां बीतने वाली हैं। बीतने वाली हैं, बिल्कुल। हमारे बहुत से श्रोता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज कथा सुधा सुनने के लिए। बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, कुछ उनके भी संदेश हम पहले शामिल कर लें और फिर जो है वो कथा सुधा सुनवाएंगे, या कुछ और ये प्लान है आपका? आप बताइए ना क्या कह रहे हैं वो। बूढ़ी का की कहानी सुनना चाह रहे हैं ना? हाँ। तो कहानी सुन लेते हैं फिर संदेश की बात करते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। आज प्रस्तुत है इस कहानी का पहला भाग। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों को दिखाए हुए सब्ज़बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय जब तक कि उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था।
हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपने जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यहीं। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। बर के माथे तिलक भला तो है, बर के माथे तिलक भला तो है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। जिस स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी, वे मन ही मन विचार कर रही थी। सुखी का तिलक है। मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगे। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। घर में कितनी रौनक है। मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए कुछ न बचा। लगता तो ऐसा ही है। पूड़ियाँ ना मिलेंगी। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंधी है। किनाब मुझे कौन पूछता है? कौन पूछता है? हाँ, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ के भर पेट पूड़ियाँ मिलेंगी। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में भूख सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी।
हाय पूड़ियाँ, सुगंधी तो मानो दिल दिमाग पर छाई जा रही है। कोई दिखाई नहीं देता, किसे पुकारूं? और लाडली, आज तो लाडली बेटी भी नहीं आई। और वो दोनों छोकरे सदा देख किया करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं। पूड़ियाँ, कुछ तो मालूम होता कि क्या क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। आहा, खूब लाल लाल पूड़ियाँ, फूली फूली, खूब नरम नरम होंगी। रूपा ने तो भली भांति भोजन किया होगा भाई, बेटे का तिलक। कचौड़ियों में वो अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती कैसी बनी। हाँ तो क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठ जाऊं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गर्मा गर्म निकल कर थाल में रखी जाती होंगी। अब वो फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। चलते हैं, कढ़ाई के सामने बैठे हैं। चलो। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगे? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी, उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे,
पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था काकी? अरे अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भी भोग नहीं लगा है, तब तक धैर्य ना हो सका तुमको? अरे आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। ओ भगवान, गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह सब जगह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे मांचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लोगी क्या काकी? इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। काकी, ओ काकी, अरे भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। अरे तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमान और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ भोजन करने लगे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब ना खा चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घ आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। हाय करम, मैं कहां से कहां आ गई? मैं भला बताऊं, अब इसमें रूपा की क्या गलती है? क्या जल्दबाजी थी? क्यों चली गई वहां? मुझे नहीं जाना चाहिए था। अब सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे भला ये घर वाले कैसे खाएंगे? मती मारी गई थी, मेरी मती मारी गई थी। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं न जाऊंगी। हाँ, कह देती हूँ, न जाऊंगी। मैं कहाँ से कहाँ आ गई। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे और मंगलू पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाना खाने बैठ गए। ऐसे ही लग रहा है। हाँ, भोजन शुरू हो रहा है, अब मिलेगा। जेवनार भी गाया जा रहा है।
वो कौन सा था? मची है धूम, मची है धूम शहरों में। वो कैसे गाती थी काकी? हाँ, चाची जी गाती थी ना। बताओ किसकी शादी? धूम शहर। क्या है? क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? हाँ? 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 किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ, हाँ, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। यही गति है। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, कोई नहीं। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। क्या जाने न बुलाए। न सोचती होगी कि आप ही आवेंगी। यही सोचती होगी रूपा। अब वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। रूपा ऐसे ही सोचती होगी। चलती हूँ, खुद ही चलती हूँ। हाँ, पूड़ियां बन रही हैं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पूड़ियां, क्या मसालेदार तरकारी। सुबह से सुगंध जानो कि माथे पर चढ़ी गई है। हाँ, सबसे पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। बहुत मजा आएगा। कचौरियां तो रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। क्या सुगंधी है, बहुत बढ़िया। अब चाहे कोई बुरा माने, अब चाहे भला कह देती हूँ, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। हाँ, सुखी का तिलक जो आया है। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। हाँ, तो कहा करें। इतने दिन बाद पूड़ियां मिल रही हैं। तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी, खाऊंगी, चक्कर खाऊंगी। हाँ, कह देती हूँ। चलती हूँ। वो उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे।
पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार: सूत्रधार जी श्याम, बूढ़ी काकी रेणु चतुर्वेदी, रूपा राजश्री त्रिवेदी, लाडली नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते। तो मौसी, कथा सुधा में ये कहानी हमने पढ़ ली और क्या तो इतनी द्रवित करने वाली कहानी है। और अब कितने फोन पे हो गए ना। हाँ। और कितने लोगों के संदेश आए हुए थे जो हम शामिल भी नहीं कर पाए और फोन पर भी बात नहीं कर पाए, लेकिन कहानी सुनते सुनते कहीं खो गए थे। वैसे एक संदेश है वो तो बता देते हैं कि जब भी कुछ ज्यादा व्यस्त रहती हूँ और मोबाइल की घंटी बजती है, अगर नहीं उठाई तो मैं किसी तरह उन्हें मैसेज कर देती हूँ कि मैं इस काम में व्यस्त हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर रुक कर बात करती हूँ, और नहीं तो उनसे आग्रह करती हूँ कि वह कुछ जरूरी बात है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, बात करना संभव नहीं है। ऐसा हम परिवार और दोस्तों में ही करते हैं। और बाकी लोगों ने तो बहुत सी मोबाइल की लत की वाली बात भी कही है। लेकिन मौसी, अगर हम इसके बारे में बात करने लगे ना तो 1 घंटा और चाहिए होगा। बिल्कुल। तो बस हम अपने श्रोताओं से आज के लिए लेते हैं इजाजत। रजो मौसी की तरफ से और राजुल की तरफ से आप सभी को नमस्कार।